नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप रोज रात 8 बजे के जैसे मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बहुत अहम मुद्दा और वो सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर जो स्पेस स्टेशन से सकुशल वापस लौट आए हैं। कुछ ही दिनों के लिए अपना मिशन लेकर स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन उनका जो एयरक्राफ्ट था उसमें खराबी आ गई और उन्हें 9 महीने 14 दिन वहां रुकना पड़ा। कितना चुनौती भरा रहता है इस तरह का मिशन, जो देश दुनिया में अलग-अलग तरीके का डेटा जुटाने के लिए किया जाता है। और आज इसी पर बात होगी। सुनीता विलियम्स इसलिए भी हमारे दिल के ज़्यादा करीब हैं क्योंकि भारतीय मूल की हैं और एक महिला भी हैं। एक महिला होने के नाते उन्होंने अवकाश में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। और आज जब सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने इस धरती पर फिर एक बार कदम रखा तो वो तो खुशी से झूम ही उठे। देश दुनिया के सभी लोग खुशी से झूम उठे जो सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी की दुआएं मांग रहे थे। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हमने जोड़े हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह की चुनौतियों के साथ ये दोनों अंतरिक्ष यात्री सकुशल धरती पर वापस लौट आए हैं। मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट राकेश शाह जी जुड़े हैं जो CBRND डिफेंस रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। और मेरे साथ प्रोफेसर मितुल मकवाणा जुड़े हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट LD कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को लेकर और अन्य जो अवकाश यात्री थे उन्हें लेकर स्पेसक्राफ्ट सही सलामत वापस उतर आया है। तब सर बहुत सारे सवाल हमारे जैसे आम आदमी के मन में होते हैं। स्पेस हमारे लिए हमेशा ही बहुत ज्यादा एक चर्चा का विषय रहा है, कुतूहल का विषय रहा है कि वहां क्या होता होगा, कैसे होता होगा, बिना गुरुत्वाकर्षण के लोग कैसे रहते होंगे। ऐसे में जो सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं यही है कि किस तरह की चुनौतियों के साथ, किन आशय के साथ इस तरीके की जो मिशन है वो शुरू किए जाते हैं, लोगों को स्पेस में भेजा जाता है। तो राकेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप तो यही सारी चीजों के साथ डील करते हैं, रिसर्च करते हैं और पढ़ाई भी आपकी इसी तरीके की है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो मिशन है भले ही देर से लेकिन सक्सेसफुली किस तरह से संपन्न हुआ है? मैं इसमें दो पहलू का मैं बात करूंगा। वन जो है कि किस तरीके से वो 400 किलोमीटर्स जो स्पेस स्टेशन चल रहा है वहां पहुंचे, और दूसरा उसका मेडिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है कि बॉडी के अंदर मेडिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो ये मिशन इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अभी तक जितने मिशन हुए हैं वो चाहे मंगल ग्रह की बात हो या चंद्र की हो या अपना स्पेस सेंटर हो, तो ये तीनों जगह पर पहले रोबोटिक को भेजा जाता था। मैकेनिकल जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, उसको भेजा जाता था और वहाँ रिमोटली ऑपरेट करके पूरे टेस्ट करवाए जाते थे। बट दिस इज समथिंग न्यू अप टू द 400 किलोमीटर्स कि जो स्पेस स्टेशन घूमता है वहाँ जाना, वहाँ रहना, और एक वीक के लिए गए थे। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज कि व्हीकल के अंदर खराबी आ जाने से उसको 9 महीना 15 दिन तक वहाँ रहना पड़ा। और इसी बेस पर हमें एक और पहलू का इसमें से आउटपुट मिल गया कि 6 या 7 दिन के लिए जाने वाले वो 9 महीना 10 महीना तक रह सके और कुशल वो वापिस आ गए हैं। तो अभी मेरा दो पहलू की जो मैंने बात कही कि तो व्हीकल जो आपको सही चाहिए और जो मेडिकल पैरामीटर्स जो है, जो जीरो ग्रेविटी में जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको किस तरीके से उसको टैकल किया जाता है। तो हमारे मेडिकल लाइन में देयर इज अ टू एस्पेक्ट ऑफ इट। वन, जो आप अभी एयरक्राफ्ट में भी जाते हैं, अभी जो एरोप्लेन में हम बैठते हैं जो 10 किलोमीटर की हाइट, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, यू विल सरप्राइज कि अगर उसमें एटमॉस्फेरिक का जो आर्टिफिशियली क्रिएशन और जो टेम्परेचर वगैरह का जो क्रिएशन नहीं किया है तो 10 किलोमीटर तक भी हम उड़ नहीं सकते। और वो 10 किलोमीटर की जो रेडियस से जो ऊपर जो चलता है जो एयरक्राफ्ट, उसको हमें कंट्रोल करना होता है। तो
तो जी। मेरा अभी इधर मानना ये है कि जो लोग एयरप्लेन में बैठते हैं, वो भी एक हुँ, प्रकार का स्पेसक्राफ्ट ही है। जी। ये कंट्रोल एरोप्लेन बनाया है, जिसको 10 किलोमीटर तक उड़ना है, हुँ, उसकी हाइट पर। अभी हुँ, ऐसे जो मिशन आगे बढ़ते जाएंगे कि जिसके बेस पर 400 किलोमीटर्स और अप टू चंद्रयान या मंगल ग्रह तक के ऐसे एयरक्राफ्ट बने कि जिसके हुँ, अंदर कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल एटमॉस्फेयर की व्यवस्था होगी, और इस व्यवस्था के अंदर लोग आराम से बैठ के वहां जा सके, एक वीक वहां ठहर के वापिस आ जाए। ये हुँ, अल्टीमेट मिशन है, क्योंकि जी। ये अल्टीमेटली ये जो करने की जो पहलू है, उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि लोगों को ऐसे सैर करनी है कि भाई स्पेस में जाके स्पेस हुँ, वॉक कैसे करना है, तो ये हुँ, सारी चीजें वो बाद में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह स्पेस वॉकिंग वो हो जाएगा। तो हुँ, इसके लिए ये पहला पहलू है कि किस तरीके से, और पर्टिकुलरली लेडी इट इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि हुँ, जेंट्स तो समझो कि वो यूज टू हुए कि भाई चलो इस कंडीशन में वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, हुँ, लेकिन एक वीक के लिए वहां जाना था और वहां 9 महीना 10 महीना रुकना पड़ा, और वहां भी बैलेंस माइंड से वापिस आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हुँ, ये चीज जो है, ये हमें बहुत सारे आगे ले जाएगी। और जो मैं कह रहा हूं कि जो चंद्र पर और मंगल पर जो मैन मिशन के साथ जाना है, हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक के साथ तो काफी कुछ भेज चुके हैं अभी तक, लेकिन जी। मैन मिशन के साथ जो जाना है, उसके लिए हुँ, ये बहुत बड़ी छलांग है। और ये हम मानते हैं कि इससे काफी कुछ हमें सीखना मिला है। जी, थैंक्स। बिल्कुल। जी, एक बहुत बड़ी छलांग ह्यूमन पूरे मानव जात ने लगाई है और देश-दुनिया के लोग अलग-अलग मिशन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सुनीता विलियम्स के साथ जुड़ा हुआ मामला है, वो हमारे दिल के इसलिए भी करीब रहा कि 9 महीने अंतरिक्ष में फँसने के बाद कई बार ऐसी खबरें आई कि सुनीता विलियम्स शायद वापस ना लौट पाए। लेकिन ये सब कुछ पीछे छोड़कर सुनीता विलियम्स और रूच विल्मोर वापस लौट आए हैं, 9 महीनों के बाद वापस लौट आए हैं। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियों का सामना उन्होंने अंतरिक्ष में किया होगा। प्रोफेसर मितुल मकवाणा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जब स्पेस में व्यक्ति होता है, बहुत लिमिटेड उसके पास जगह हैं, बहुत लिमिटेड संसाधन हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आई होगी इन अंतरिक्ष यात्रियों को? जी, जैसे सर ने कहा कि मेनली जो इश्यूज़ है वो ग्रेविटी की वजह से उत्पन्न होते हैं। जी। जो 2 मुख्य चीज़ हमारे पास अर्थ पे है, वो है हुँ, हम एक एटमॉस्फेरिक एयर के महासागर में हैं, जो जी। हमें वैसे दिखाई नहीं देता या फ़ील नहीं होता क्योंकि वो हुँ, बहुत ऑब्वियस है। जी। लेकिन हकीकत है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा हवा का महासागर है। हम अभी तक जैसे मंगल तक पहुंच सके हैं, लेकिन समुद्र के नीचे नहीं पहुंच सके हैं क्योंकि वो जो पानी का प्रेशर जैसे-जैसे नीचे जाता है, तो हुँ, वैसे-वैसे वो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये जो हवा का महासागर हमारे लिए ऑब्वियस है, वो हम उसको फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन वो भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, तो वो प्रेशर जो हवा का है, वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नहीं है। जैसे हम कोई माउंटेन पे जाते हैं या एरोप्लेन में जाते हैं, तो कई हुँ, बार हमें फ़ील होता है कि कान में हमारे थोड़ा कान सुन्न पड़ जाता है, हुँ, क्योंकि हुँ, हवा का प्रेशर कम है। तो हुँ, ये तो बहुत छोटी-सी इफ़ेक्ट हम फ़ील करते हैं, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में हम स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं, हुँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं 400 किलोमीटर दूर, तो हुँ, क्या-क्या दिक्कतें होती हैं? तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत होती है, पहले तो ग्रेविटी की वजह से हमारा ब्लड का जो नेचुरल फ्लो है, वो हमारी पैरों की तरफ होता है। तो अब वो ब्लड नेचुरली फ्लो पैर पैर की तरफ नहीं करेगा क्योंकि ग्रेविटी की असर नहीं है, तो इट विल बी फ्लोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो नीचे की जगह शरीर के ऊपर के भाग में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो जिसके लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं रहती। तो जी। हमारी आंखों में सूजन हो सकती है, हमारा ब्रेन में भी ज़्यादा ब्लड पहुंचने से वो हम थोड़ा हाइपर एक्टिव फील कर सकते हैं, कई हुँ, बार डिजीनेस फील हो सकती है। तो जो आप कई बार शायद देखेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स है, उनको
थोड़ा ये इफेक्ट दिख सकती है। जी। दूसरा जो क्या है कि हमारी चलने की क्षमता में कमी हो जाती है, तो इसके लिए हमारे जो पैर के मसल्स है उसमें खास करके वीकनेस आ जाती है। जी। हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता, इसलिए भी मसल्स में वीकनेस आती है, मसल मास लॉस होता है, बोन डेंसिटी करीबन हर एक महीने 1% जितनी कम होती है, तो बॉडी में वीकनेस आता है। और हार्ट का भी इसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हार्ट के मसल्स भी वीक हो सकते हैं। वैसे जी। तो जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं उनको हर 2 घंटा ट्रेडमिल पे चलने का रहता है, तो उसकी वजह से दे कैन मेकअप, बट स्टिल दे फेस सम चैलेंजेस ड्यू टू दिस। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि हमारे बॉडी पे कोई कंप्रेशन एक्शन नहीं है। जैसे ये एयर का मैंने बोला महासागर है, वो भले निग्लिजिबल है या हमको पता नहीं चलता, लेकिन जो एयर का प्रेशर नहीं है, तो इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि शायद इतने टाइम रहने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा शरीर की हाइट 1 या 2 इंच जितनी बढ़ जाए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पे कोई कंप्रेशन एक्शन नहीं रहता, तो वो स्ट्रेच होता है, तो उसकी वजह से हाइट बढ़ती है। दूसरी एक चीज ये रहती है कि अर्थ पे जो भी कॉस्मिक रेडिएशन है, जैसे सोलर रेडिएशन है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है, बाहर के जो कॉस्मिक रेडिएशन है उसमें गामा रेज वगैरह है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो काफी सारे फेल हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द, तो ये सारे प्रोटेक्शंस स्पेस में चले जाते हैं। So we may face some challenges due to this kind of dangerous radiation. It is about 10 times, so we have to take care of it. Yes. Then जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो करीबन 90 मिनट्स में एक चक्कर पूरा करता है। हमारा बॉडी जो है वो यूज टू है 24 आवर्स अ डे, तो हमारी स्लीप साइकिल, हमारी जो बॉडी की जो रिदम है वो 24 कलाक के मुताबिक एडजस्ट की हुई है, जबकि यहाँ पे 90 आवर्स अ डे सनराइज एंड सनसेट, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना वगैरह भी होती है। और एक दूसरा जो एक बड़ा चैलेंज है वो है, जो इंसान है वो सोशल एनिमल है, तो जब वो स्पेस में जाएगा तो वैसे तो एस्ट्रोनॉट्स टफ होते हैं, बट स्टिल ड्यू टू दिस काइंड ऑफ अनफोर्सिंग लॉन्ग स्पैन उनको क्या होगा, वो फैमिली को मिस करेंगे, सोशल एक्टिविटीज को मिस करेंगे, क्योंकि इतने 9 महीने के लिए वो स्पेस में देखते रहेंगे किसी को, मतलब इतना अगर इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे मैन टू मैन, आई मीन पर्सन टू पर्सन, देन इट विल आल्सो कॉज सम साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, so they face many difficulty and mainly due to gravity and atmosphere many physical challenges arise into the space. जी बिल्कुल, तो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह की चुनौतियों का सामना इन अवकाश यात्रियों को करना पड़ता होगा। सोचिए आप अपने घर में नहीं हैं, सबसे कटे हुए हैं, आपके पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना टीवी है, ना कुछ भी है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाती होगी। हमारे लिए तो वो जो तस्वीरें आती हैं जब सुनीता विलियम्स और बाकी अवकाश यात्री हवा में तैरते रहते हैं, वो भी बहुत फ़ैसिनेटिंग होती है। राकेश जी के पास वापस चलूँगी। सर, आज नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अपने मिशन के बारे में जानकारी दी है। किस तरीके का डाटा इस पूरे मिशन के जरिए जुटाया गया है और क्या सक्सेसफुल रहा है ये पूरा मिशन? इसमें मैंने पहले शुरुआत में ही बताया कि 2 एस्पेक्ट जो कोई भी मिशन का रहता है। वन कि जो एयरक्राफ्ट को वहाँ किस इजीनेस से वो पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मेरा अभी फिर से मैं बताऊं, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, जो एयरक्राफ्ट में हम अभी बैठते हैं, अगर उसके अंदर एटमॉस्फेरिक कंट्रोल नहीं किया गया हो या टेम्परेचर नहीं किया गया हो, तो जैसे सुनीता विलियम्स ने अभी जो फेस किया है प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम अभी रेगुलर एयरक्राफ्ट में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर की ऊपर जाते हैं तो अपना बॉडी वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो सिमिलरली मेरा अभी ये मानना है कि अभी क्या जो नासा का अभी नेक्स्ट मिशन क्या होगा,
कि जो एटमॉस्फेरिक कंट्रोल एंड बायोमेडिकल पैरामीटर्स उसको जी। किस तरीके से कंट्रोल कर सके एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उस जी। पर उसका फोकस रहेगा। और उसके बाद जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, तो टूरिज्म क्योंकि अल्टीमेटली ये मान लो कि ऊपर होटल बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो इसका अल्टीमेट रीजन क्या है? तो उसका अल्टीमेट रीजन एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन टूरिज्म ओनली। तो उसी के बेस के फोकस पर ये पूरा मिशन चलता है। और जी। ये लोगों का अभी क्या चलेगा कि जैसे जैसे ऐसे 2-3 मिशन और चलेंगे एंड पैरेलली तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप, क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स और वो वगैरह, तो इसका वो मिशन कमर्शियल होता है कि भी इसको अब कमर्शियल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो राइट, उसके राइट। रिलेटेड में उसको मेडिकली और दूसरे जो जो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है उस पर उसका पहले फोकस चलेगा। जी। और जो मैं समझता हूँ कि 2 या 4 साल के अंदर-अंदर एक छोटा-सा ट्रिप, अभी तो 10 किलोमीटर तक तो हम जाते ही हैं, तो जी। 100 किलोमीटर्स का एक छोटा-सा ट्रिप होना शुरू हो जाएगा, कि जहाँ जाके आप फ़ील कर सकें कि ज़ीरो ग्रेविटी में कैसे आप रह सकते हो। और जी। इट वुड बी लुक लाइक ए एयरक्राफ्ट ओनली। और एयरक्राफ्ट के अंदर जिस तरीके से एटमॉस्फेरिक का कंट्रोल किया है, टेम्परेचर जी। कंट्रोल किया है, बहुत हमें पता ही नहीं लगता है कि हम 10 किलोमीटर की हाइट पर चल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो प्रेशर एवरीथिंग इज जस्ट लाइक जो हम अर्थ पर होते हैं उसी तरीके का होता है। तो उसी अच्छा। तरीके से ये लोग का पहला मिशन रहेगा। द वे विच आई लुक एट इट इज द जी। 100 किलोमीटर्स। और 100 किलोमीटर्स जाने के बाद वो लोग वहाँ एयरक्राफ्ट के अंदर जो जीरो ग्रेविटी का फीलिंग कर सकेंगे, और वो सारी चीजें इज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म, ये होना शुरू हो जाएगा। सो दिस जी। इज व्हाट माय थिंकिंग, कि कोई हुँ। भी अगर मान लो मिशन होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे द कमर्शियल एंगल विद द टूरिज्म वो तो हुँ। रहेगा ही। जी, बिल्कुल। तो हिंदी फ़िल्मों में हमने सुना तो बहुत है, चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो, लेकिन अब शायद चाँद के पार जाने का वक़्त आ गया है। ये कह रहे हैं राकेश जी कि आने यस, वाले कुछ सालों में आप ज़रूर स्पेस में जा सकेंगे और ये मुझे लग रहा है कि देश-दुनिया के लिए एक बहुत अभूतपूर्व, एक ऐतिहासिक मंज़र होगा जब इस तरीके की चीज़ें हो सकेगी। आज बहुत देश-दुनिया में सुनीता विलियम्स ट्रेंड कर रही हैं क्योंकि जिस तरह की चुनौतियों के बाद भारतीय मूल की अवकाश यात्री महिला होने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट कर दिया है महिलाओं के लिए, अवकाश यात्रियों के लिए। ऐसे में ये सवाल मेरे मन में ज़रूर आ रहा है। प्रोफ़ेसर मिथुन मकवाणा के पास मैं चलूँगी। सर, अवकाश यात्री खाते क्या होंगे? मेरे जैसे लोगों के मन में तो ये सवाल बहुत उत्सुकता के साथ आता है कि अगर 9 महीने स्पेस में रह रहे हैं, तो उनके खाने-पीने की वहाँ क्या व्यवस्था होगी? स्पेस स्टेशन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो एक ह्यूमन लाइफ़ को सपोर्ट कर सके? जी। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि स्पेस टूरिज़्म ज़रूरी है जी। और एक्चुअली स्पेस टूरिज़्म सिर्फ़ कमर्शियल एंगल से ही नहीं, हुँ। भविष्य के ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी स्पेस टूरिज़्म बहुत नेसेसरी है। जी। साइंस फिक्शन राइटर सर आर्थर क्लार्क ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे स्पेस मिशंस के बारे में हुँ, सवाल होते हैं, करीबन 4-5 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। तो कुछ लोग हुँ, सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसे स्पेस मिशंस ज़रूरी है? हुँ, हमको दूसरे कार्य में इसका पैसा यूज़ करना चाहिए या नहीं? तो इसके जवाब में सर आर्थर क्लार्क ने कहा था कि डायनासोर के पास ऐसा कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ह्यूमंस ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। दे शुड गो इनटू स्पेस, दे शुड कॉन्कर द स्पेस एंड इट इज एक्चुअली इन वेरी लॉन्ग रन इट इज एक्चुअली नीडेड फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू सर्वाइव। तो स्पेस प्रोग्राम जो है वो बहुत मनुष्य जाति के बहुत लंबे भविष्य के लिए जरूरी है। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और वो ज़रूरी रहते हैं। काफ़ी सारे हमको सीख मिलती है ऐसे प्रोग्राम से। अब फ्यूचर में अगर ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में सर्वाइव करना है
तो इसमें काफी सारी हमारी जो दिनचर्या है वो स्पेस में एडजस्ट करनी पड़ेगी। जी। तो वो बहुत हमको जो छोटी-छोटी बात लगती है वो वहाँ पे बहुत मुश्किल है। जैसे एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो 350 लीटर्स अ डे पानी कंज्यूम करता है। जी। अब स्पेस में पानी का एक-एक बूंद बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही हमको जान के आश्चर्य होगा कि इवन वाटर इन ह्यूमन यूरिन is recycled and it is used for drinking. राइट, बिल्कुल, That बिल्कुल। is how water is important. Almost 93% of water is recycled and it is being treated and it is used. ये यहाँ तक कि Even पसीना भी वहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है, पसीना ऐसा मैं पसीनों को भी रिसाइकल किया जाता है। 93% वाटर इज रीगेन्ड। जी। तो हमारी जो दिनचर्या है, जैसे बात करें कि खाने का, तो मोस्टली वी यूज पैकेज फूड और उसमें अगर कई बार जैसे जरूरत पड़ती है तो उसमें हॉट वाटर इंजेक्ट करके बनाया जाता है। जैसे एरोप्लेन में हमको पोहा दिया जाता है, उसमें हम गर्म पानी ऐड करें तो इट बिकम्स गुड कुक फूड। तो कई सारी फूड चेन्स ऐसी रहती है कि जैसे हनी वगैरह तो है, यू कैन डायरेक्टली कंज्यूम, लेकिन काफी सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो गर्म पानी मिलाया जाता है या तो फूड वार्मर रहता है वहां पे, जी। तो वो रहता है। हाँ, स्पेस में जो फूड आर्टिकल्स है वो थोड़े फ्लोट हो सकते हैं, सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि कैसे आपको उसमें कंज्यूम करना है, लेकिन वो इजीली एडजस्ट हो जाता है। पानी जैसे मैंने आपको बोला कि वो रिसाइकल किया जाता है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या कोई भी स्पेस क्राफ्ट में ऐसे कार्गो शिप्स अवेलेबल रहते हैं, वो वाटर या ऑक्सीजन रिप्लेनिश करने के लिए नियमित अंतराल पे कार्गो स्पेसक्राफ्ट भी आते जाते रहते हैं फूड सप्लाईज और पानी की आपूर्ति करने के लिए। जी। जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को वो उसके बिना एस्ट्रोनॉट्स का सर्वाइवल नहीं हो सकता, तो उसकी बहुत ही रिलायबल आपूर्ति जो है वो हमको एंश्योर करनी पड़ती है। तो एक तरीका है कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, बिकॉज पानी जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम एक तो ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। दूसरा जो है उसमें बैकअप के लिए प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन की टैंक रहती है। कुछ सॉलिड ऑक्सीडाइजर मटेरियल रहता है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं जी। और कार्गो शिप से एसओएस सिचुएशन में कार्गो शिप से भी आप भेज सकते हैं। जहां तक नहाने की बात है तो वहां पे जैसे सोप इंटीग्रेटेड टॉवेल्स रहता है, हमको उसको स्पंज बाथ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा रहता है। जो टॉयलेट सिस्टम है वो बहुत उसका यूनिक है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो वैक्यूम असिस्टेड सिस्टम रहता है। यूरिन के लिए एक फनल दी जाती है जो वैक्यूम असिस्टेड है, वो वहां पे टॉयलेट सीट भी वैक्यूम असिस्टेड रहता है। तो बहुत सारी साइंस और इंजीनियरिंग दैनिक नित्यक्रम के लिए वहां पे डिजाइन रहती है। जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं, जैसे वहां पे मैं बोला कि ग्रेविटी नहीं है, तो बंजी रोप की मदद से उनको आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो ट्रेडमिल है उसके साथ रोप कनेक्ट करके आर्टिफिशियल ग्रेविटी करके उनको एक्सरसाइज करनी रहती है। जी। दूसरा जो एस्ट्रोनॉट्स को एक इम्पोर्टेंट काम करना रहता है, उसको हम स्पेस वॉक बोलते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के बाहर जाके एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी करते हैं। तो उसके लिए उसको स्पेस सूट भी पहनना पड़ता है। वो स्पेस सूट का वजन काफी रहता है, जैसे अर्थ में अप्रोक्सीमेटली अर्थ का वेट गिने, ग्रेविटी बाहर की ग्रेविटी में उसका शायद कम हो सकता है, लेकिन अराउंड 82 kg उसका वेट रहता है। सो दैट इज वेरी बल्की, and when they wear space suit they use diapers and all that, so even जो space suit के पहनना भी थोड़ा वो डिफिकल्ट टास्क रहता है। दूसरी एक चीज है कि जैसे लॉन्ड्री, वो कपड़े कैसे धोते होंगे या वो उसकी वो कैसे प्रोविजन करते होंगे, तो वहां पे लॉन्ड्री जैसा कोई सिस्टम नहीं है। यू हैव टू यूज एंड थ्रो द क्लोथ्स।
जी। और एक बात रही स्लीपिंग साइकिल की हमारी, तो वहाँ हुँ। पे पॉड जैसा एक सेक्शन रहता है कि जहाँ से हमको थोड़ा आइसोलेशन मिले, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर हुँ। 45 every 90 minute you get sunrise and sunset, so you have जी। to isolate yourself from the other thing. So in order to हुँ। have a sleep, वो एक स्लीपिंग सूट जैसा रहता है और एक अच्छा। पॉड रहता है, वहाँ पे वो हुँ। आराम कर सकते हैं। सोचिए तो आप कि चैलेंजेस है, वैसे बहुत ही सरल दिखने वाला, पृथ्वी पे बहुत सरल दिखने वाला काम वहाँ पे बहुत मुश्किल है, हुँ। लेकिन विज्ञान ने वो मुमकिन कर दिया है। जी, बिल्कुल, तो विज्ञान ने एक बहुत बड़ा जंप लगा दिया है। आप सोचिए हमें नींद आती है, हम बेड पर आराम से सो जाते हैं, हमें बैठना होता है, हम कुर्सी पे, सोफ़ा पे बैठ जाते हैं। अगर आप सोचिए कि ये भी आप ना कर सके, ऐसी चीज़ें अवकाश में होती है और अब जब 9 महीने अवकाश में रहने के बाद, स्पेस में रहने के बाद ये अवकाश यात्री वापस लौटे हैं, तो उन्हें पृथ्वी पर भी अपने आप को एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। राकेश जी के पास चलूँगी। सर, आज जैसे उन्हें देखा हमने कि वो अपने स्पेस में से निकले, उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया क्योंकि शायद वो उस तरीके से वॉक नहीं कर पाते जो उन्होंने महीनों पहले करते थे। अब जब वो पृथ्वी पर वापस आए हैं, किस तरह की चुनौतियाँ उनकी बॉडी को आएगी यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में? See, as a biomedical engineer and scientist, क्योंकि हमने काफ़ी ये मेडिकल का इस पर अध्ययन किया हुआ है कि हुँ। ये जो वापिस आए हैं, तो उसके अंदर अभी उनका जो ब्लड प्रेशर है, मसल एक्टिविटी है, नर्व एक्टिविटी है, ये हुँ। सारी की सारी एक्टिविटी को स्टेबल होने में 2 से 3 महीना लग जाएगा और जी। 2-3 महीने के बाद उसको प्रैक्टिसिंग शुरू करेंगे, वॉकिंग की और वो सारी। और हुँ, हुँ। बॉडी के अंदर डिफरेंट-डिफरेंट ऑर्गन्स है, हुँ। जैसे हार्ट है, लीवर है और वैसे जो उनको भी रेगुलर फॉर्मेट में फंक्शन करना है। तो ये जी। सारी चुनौतियाँ बहुत बड़ी होती है, इसीलिए हुँ। मैंने हर बार ये तीसरी बार मैं रिपीट करता हूँ कि हुँ। जैसे अगर मान लो कि हुँ। अपना एयरक्राफ्ट में अगर ऑटोमेटेड फैसिलिटी अगर नहीं है हुँ। और हम अगर अहमदाबाद से दिल्ली या अहमदाबाद से मुंबई फ्लाइट में हम मान लो कि फ्लाइट करते हैं आधा घंटा और 1 घंटे की फ्लाइट, तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि हुँ। 1 घंटा भी इस एटमॉस्फेयर में रहने से अगर आपके पास कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस करना शुरू कर देती है। तो हुँ, मेरा हुँ। ये मानना है कि टू स्टार्ट विथ ये जो नासा की जो आपने बात कही थी, हुँ। उसकी मीटिंग में अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो मैं हुँ। आपको बताऊँ कि सिंगल डे ट्रिप एंड 2 डेज़ ट्रिप का रहेगा कि हुँ। कम से कम वहाँ स्टे कम करना पड़े और हुँ। लोग एन्जॉय कर पाएँ कि 2-3 4 बार वो अर्थ का जो राउंड घूमेंगे, तो जी। 3-4 बार उनको सन दिखेगा, 3-4 बार नाइट होगी, तो ये भी हुँ। एक कुतूहल की तरह उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और बिल्कुल। इतना करके वहाँ स्टे करके ओवरनाइट स्टे करे या सीधा ओवरनाइट जैसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो हुँ। 90 मिनट्स में आपका नाइट हो ही जाता है। बहुत तो सारी मेरा नाइट ये मानना है कि ये थोड़े से टाइम के लिए भी ये हुँ। टूरिज़्म का शुरू हो जाएगा। जैसे जी। एयरक्राफ्ट में 1 घंटे की फ्लाइट होती है और हुँ। यूएस जाते हैं तो 18 आवर्स की फ्लाइट होती है। जी, जी। वैसे ये अपनी 3-4 घंटे की फ्लाइट होगी, ये हुँ। स्पेस स्टेशन में जाने के लिए और 3-4 घंटे में वापिस आ जाएँगे और हुँ। वहाँ 1 घंटा, 2 घंटा स्टे ओवर करके और पूरा वो आनंद ले सके कि किस हुँ। तरीके से पूरा वर्ल्ड को घूमते हैं 3-4 घंटे में और वापिस आ सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि ये दे कैनॉट वेट फॉर 10 इयर्स और 20 इयर्स कि वो हुँ। पूरा का पूरा लोग 1 वीक के लिए वहाँ स्टे करें और ऐसा करें। लेकिन जी। 3-4 साल के अंदर-अंदर जो हुँ। मेरा जो मानना है ये, कि कोई हुँ। भी ऐसा सिंगल डे ट्रिप का ज़रूर से शुरू हो जाएगा। चलिए, इस दिन का इंतज़ार ज़रूर हर ह्यूमन बीइंग करेगा कि वो
आसमान में आराम से घूम सके, स्पेस में घूम सके और ये सारी चीज़ों का आनंद ले सके, क्योंकि अवकाश यात्री है, उन्होंने बहुत चुनौतियों के साथ पूरे मिशन को सक्सेसफुली संपन्न किया है और बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने हमारे लिए जुटाई है कि आखिरकार किस तरह ह्यूमन बीइंग वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, और भले ही रहने के लिए नहीं, लेकिन फिलहाल हम सैर-सपाटे के लिए तो जा ही सकेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हम सबके लिए बहुत fascinating होती है। जानने की हमारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि आखिरकार किस तरह से वहाँ सब कुछ होता होगा। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि किस तरह अवकाश में इंसान जो है एग्ज़िस्ट कर सकता है। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो हमारे काफ़ी काम आ सकती है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।